नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले ऑटो ड्राइवर मुकेश की है। दोस्तों, अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप अपना नाम और आप कहां से हैं ये भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। अगस्त का महीना था। आसमान में बादल घिरे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कानपुर की गलियों में पानी भर चुका था। मुकेश अपनी रोजमर्रा की तरह ऑटो लेकर सवारी की तलाश में था। दिन का आखिरी चक्कर लगाने के बाद उसने सोचा कि अब घर जाकर आराम करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम के करीब 8 बज रहे थे। बारिश ने रुक रुक कर एक अजीब सी ठंडक फैला दी थी। मुकेश चौराहे पर खड़ा था, तभी उसे एक औरत दिखाई दी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और सिर पर पल्लू लिया हुआ था। औरत ने हाथ देकर ऑटो रुकवाया। भैया, मुझे खजूरी वाले रास्ते पर जाना है, औरत ने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा। खजूरी? यह जगह सुनकर मुकेश थोड़ा हिचकिचाया। वो जगह शहर के बाहर थी और सुना था कि वहां कई सालों से कोई नहीं जाता। पुराने जमाने में वहां एक बड़ा कारखाना था जो अब खंडहर बन चुका था। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब चीजें होती हैं। बहन जी, रात हो रही है, वहां कोई जाता नहीं है और वैसे भी वो इलाका सही नहीं है, मुकेश ने जवाब दिया। औरत ने उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मुकेश को अजीब सा डर महसूस हुआ। पैसे डबल दे दूंगी, बस ले चलो, उसने कहा। मुकेश ने कुछ पल सोचा। पैसे का लालच और औरत की आंखों में अजीब सी ताकत, जिसने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, बैठिए, उसने कहा और ऑटो स्टार्ट कर दिया। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा और बारिश की बूंदों की आवाज थी। मुकेश ने रेडियो चालू करने की सोची ताकि डर थोड़ा कम हो, लेकिन जैसे ही उसने रेडियो चालू किया, उसमें से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। घबराकर उसने रेडियो बंद कर दिया। औरत ने तब तक एक भी शब्द नहीं बोला था। वो बस बाहर की तरफ देख रही थी। आप खजूरी क्यों जा रही हैं बहन जी? मुकेश ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। औरत ने धीरे से कहा, वहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है। इतनी रात में? कुछ चीजें रात में ही सही होती हैं, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने मुकेश की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी कर दी। करीब आधे घंटे बाद ऑटो खजूरी के पास पहुंच गया। मुकेश ने देखा कि वहां सब कुछ वीरान था। कोई गाड़ी, कोई इंसान दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। यहीं रोक दो, औरत ने कहा। मुकेश ने ऑटो रोका। उसने चारों तरफ देखा। वहां एक पुराना कारखाना था जो पूरी तरह से टूट चुका था। जगह जगह झाड़ियां उगी थीं और खिड़कियों से काले पर्दे लटक रहे थे। बहन जी, यह जगह तो बहुत डरावनी लग रही है, क्या आप यहां अकेली जाएंगी? औरत ने उसकी तरफ देखा और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं? अंदर? नहीं नहीं बहन जी, मेरी बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। औरत ने अपना पर्स खोला और उसमें से पैसे निकालकर मुकेश को दिए। ये लो, तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा और मेहनताना भी मिल जाएगा। बस कुछ देर मेरे साथ चलो। मुकेश पैसे देखकर सोच में पड़ गया। ये पैसे उसके लिए बहुत थे। उसने आखिरकार हां कर दी। खंडहर में कदम रखते ही माहौल और भी अजीब हो गया। चारों तरफ सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी ठंड थी। बहन जी, यहां तो बहुत अजीब लग रहा है, औरत ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मुकेश ने देखा कि उसकी चाल बहुत हल्की थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे हों। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, मुकेश को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के रोने की। ये आवाजें कैसी हैं? उसने डरते हुए पूछा। कुछ पुरानी यादें हैं, इनकी परवाह मत करो, औरत ने जवाब दिया। अचानक औरत रुक गई। उसने एक पुरानी सी दीवार की तरफ इशारा किया।
यहां रुको, उसने कहा। पर क्यों? मुकेश ने घबरा कर पूछा। तुम बस यहां रुको और देखो। मुकेश ने देखा कि औरत दीवार की तरफ मुड़ी और कुछ बुदबुदाने लगी। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। मुकेश ने पलटकर देखा तो उसकी ऑटो गायब थी। औरत भी अब वैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां आ गई थीं। तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी मुकेश, औरत ने कर्कश आवाज में कहा। मुकेश ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तुम्हें लगता है ये बस एक सवारी थी? नहीं, ये तुम्हारे लिए बुलावा था, औरत की आवाज गूंजने लगी। औरत की परछाई बड़ी होती जा रही थी। उसके चारों तरफ अंधेरा घना हो चुका था। मुकेश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। औरत गायब थी। मुकेश वहीं खड़ा था, कांपता हुआ। उसकी ऑटो भी वहीं खड़ी थी, लेकिन कुछ बदला हुआ लग रहा था। मुकेश अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। खंडहर की दीवारें अब और डरावनी लग रही थीं। ऑटो वहीं खड़ा था, लेकिन जैसे कुछ अजीब था। उसकी हेडलाइट्स अपने आप जल बुझ रही थीं। अंधेरे में अचानक फिर से वही औरत की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। मुकेश, अब यहां से बचकर जाने का रास्ता नहीं है। मुकेश ने झट से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो पूरी तरह से डर चुका था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फिर से उस जगह के अंदर कदम रखे। लेकिन तभी उसके पैर खुद ब खुद अंदर की तरफ खींचे जाने लगे, जैसे किसी ने उसकी परछाई को पकड़ लिया हो। जैसे ही मुकेश खंडहर के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसने देखा कि वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों पर अजीबो-गरीब आकृतियां बनी हुई थीं। कुछ जगहों पर खून के निशान जैसे दिख रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ खंडहर का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। मुकेश ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन अब वो फंस चुका था। ये तो उसने डरते हुए कहा। मुकेश को याद आया कि बचपन में उसने इस खजूरी कारखाने के बारे में सुना था। कहते थे कि यहां कई मजदूरों की मौत हुई थी। कोई कहता था मशीनों में फंसकर, तो कोई कहता था कुछ औरतें यहां गायब हो गई थीं। गांव वालों का मानना था कि उनकी आत्माएं यहां भटक रही थीं। मुकेश ने ऑटो के पास वापस जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसकी ऑटो अपने आप स्टार्ट हो गई। उसकी हेडलाइट्स अब एक लाल रोशनी में बदल चुकी थीं। ये क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए सोचा। तभी ऑटो में से वही औरत बाहर निकल आई, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज अब बहुत भयानक हो चुकी थी। मुकेश, मैंने तुमसे कहा था कि यहां आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। अब तुम मेरी दुनिया में हो। मुकेश ने डर के मारे दीवार का सहारा लिया। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल पर कोई नेटवर्क नहीं था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर खून के धब्बे उभरने लगे और वो अपने आप बंद हो गया। मुकेश ने महसूस किया कि उसे चारों तरफ से कोई घूर रहा है। वो पलटा तो देखा कि वहां कई अजीबोगरीब परछाइयां थीं। कुछ ने आधे चेहरे ढंके हुए थे, तो कुछ के हाथ पैर मुड़े हुए थे। तुम सब कौन हो? मुकेश चीख पड़ा। एक परछाई आगे बढ़ी और धीमे से बोली, हम वही लोग हैं जो इस खंडहर का शिकार बने, और अब तुम भी हमारे साथ जुड़ने वाले हो। मुकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि यह सब एक सपना है। उसने खुद को जोर से चुटकी काटी, लेकिन सब सच था। मुकेश ने औरत से पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वही हूं जिसकी वजह से यह खंडहर बना। कई साल पहले इस कारखाने में मेरा खून हुआ था। मेरा नाम सुनीता था। मैं यहां मजदूरी करती थी, लेकिन लालच और पाप ने मुझे खत्म कर दिया। अब मैं हर उस इंसान को यहां बुलाती हूं जो अपनी सीमा पार करता है, और अब बारी तुम्हारी है। लेकिन मैंने क्या किया? मुकेश ने रोते हुए पूछा। तुमने लालच किया। रात के समय खजूरी आने का कोई कारण नहीं था, फिर भी तुमने पैसे के लिए हां की। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा।
मुकेश ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो वो भी इन आत्माओं का शिकार बन जाएगा। उसने खंडहर के दूसरी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसके हर कदम पर उसे और डरावनी चीजें दिखाई दे रही थीं। एक दरवाजे से उसने झांका तो देखा कि वहां एक बड़ा सा कुआं था। कुएं के पास कुछ कंकाल पड़े थे। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो वो औरत फिर सामने थी। यहां से भागने की कोशिश मत करो मुकेश, तुम्हारा भाग्य यहीं लिखा गया है, औरत ने गुस्से से कहा। नहीं, मैं यहां से जिंदा बाहर जाऊंगा, मुकेश ने हिम्मत करते हुए जवाब दिया। मुकेश ने देखा कि खंडहर के एक कोने में एक छोटी सी रोशनी थी। उसने सोचा कि शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता हो। वो रोशनी की तरफ दौड़ने लगा। परछाइयां और आत्माएं उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना दरवाजा था, लेकिन दरवाजे के सामने वही औरत खड़ी थी। तुम सोचते हो कि इतनी आसानी से यहां से भाग जाओगे? औरत ने कहा। मुकेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुमसे डरता नहीं। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मुझे यकीन है कि भगवान मेरी मदद करेंगे। औरत ने एक जोर की चीख मारी, जिससे पूरा खंडहर हिलने लगा। मुकेश ने जैसे तैसे दरवाजे को खोला और बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही मुकेश बाहर निकला, उसने पाया कि वो खंडहर के बाहर सड़क पर खड़ा था। उसकी ऑटो भी सही सलामत खड़ी थी। उसने तुरंत ऑटो स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। लेकिन उसके दिल में एक सवाल रह गया, वो औरत कौन थी और क्या वो कभी सचमुच उससे पीछा छुड़ा पाया? जैसे ही उसने अपना ऑटो घर की तरफ मोड़ा, उसे अपने शीशे में वही औरत की परछाई दिखी। उसने देखा कि वो उसके पीछे हंस रही थी। मुकेश अपने कमरे में बैठा कांप रहा था। खजूरी की उस खौफनाक रात को बीते 24 घंटे हो चुके थे, लेकिन उसके दिमाग में औरत की भयानक हंसी और खंडहर का सन्नाटा गूंज रहा था। उसने सोचा था कि वहां से भागने के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने अपने कमरे के बाहर झांक कर देखा। गली सुनसान थी। सड़क पर लाइटें जल रही थीं, लेकिन उन्हें देखकर भी उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, वो सब खत्म हो चुका है, मुकेश ने खुद को समझाया। वो सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगने लगी, उसे अपने दरवाजे पर धीमी दस्तक सुनाई दी। मुकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। कौन है? उसने घबराते हुए पूछा। जवाब में एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और अंदर भाग गया। लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि खजूरी की वो औरत उसे यहां तक भी पीछा कर चुकी है। अगली सुबह मुकेश ने अपने काम पर वापस लौटने की कोशिश की। वो सोच रहा था कि अगर वो रोजमर्रा के काम में लग जाएगा तो शायद वो डरावनी यादें धीरे धीरे फीकी पड़ जाएंगी। वो ऑटो लेकर निकला। पहला दिन सामान्य रहा। कुछ सवारियां मिलीं और उसने पैसे कमाए, लेकिन जैसे ही शाम हुई, उसे अजीब चीजें महसूस होने लगीं। सड़क के किनारे खड़ी एक औरत ने उसका ऑटो रोका। वो औरत सफेद साड़ी पहने थी और उसका चेहरा झुका हुआ था। भैया, सिविल लाइंस चलोगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। मुकेश ने उसकी तरफ देखा। औरत में उसे कुछ अलग लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हां, बैठिए। जैसे ही औरत ने ऑटो में कदम रखा, ऑटो का मीटर अपने आप चलने लगा। पहले मुकेश ने सोचा कि यह कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि उसके ऑटो का वजन बढ़ रहा है, जैसे कई लोग उसमें बैठ गए हों। बहन जी, आप अकेली हैं ना? उसने पीछे मुड़कर पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा देखने के बाद मुकेश के हाथ से ऑटो का हैंडल छूटते छूटते बचा। वो वही खजूरी वाली औरत थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे बच नहीं सकते, औरत ने धीमे स्वर में कहा। मुकेश ने तुरंत ऑटो रोका और उससे बाहर कूद गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ऑटो खाली था और वो औरत भी गायब थी। मुकेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि वो औरत
सिर्फ खजूरी की आत्मा नहीं थी, वो कुछ और बड़ी और भयानक चीज थी। उसने तुरंत अपने दोस्त रवि को फोन किया। रवि बचपन से उसका दोस्त था और उसे हर बात पर यकीन करता था। रवि भाई, मेरी बात सुन, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? रवि ने पूछा। मुकेश ने खजूरी वाली रात से लेकर आज तक की सारी बातें रवि को बताईं। ये तेरा वहम होगा मुकेश, डर के मारे तेरा दिमाग तेरे साथ खेल कर रहा है। नहीं भाई, ये सच है। वो औरत हर जगह मेरा पीछा कर रही है, मुझे सच में मदद चाहिए। रवि ने सोचा और फिर कहा, चल मैं तुझे एक तांत्रिक के पास लेकर चलता हूं, शायद वो कुछ कर पाए। रवि और मुकेश एक सुनसान इलाके में बने छोटे से मंदिर में पहुंचे। वहां एक बूढ़े तांत्रिक बाबा बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और वो कुछ बुदबुदा रहे थे। बाबा, मेरे दोस्त के साथ बहुत बड़ी मुसीबत है, उसे किसी आत्मा ने परेशान कर रखा है, रवि ने कहा। बाबा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने मुकेश को गहरी नजरों से देखा। तुम खजूरी गए थे? बाबा ने पूछा। मुकेश ने डरते हुए सिर हिलाया। तुमने उस जगह का साया अपने ऊपर ले लिया है। वहां की आत्माएं अब तुम्हारा पीछा तब तक करेंगी जब तक तुम उनकी सच्चाई नहीं जान जाते। लेकिन बाबा, मैं बचना चाहता हूं, मुझे इन सब से मुक्ति चाहिए, मुकेश ने हाथ जोड़कर कहा। बाबा ने एक लंबा मंत्र पढ़ा और एक काला धागा निकाला। यह धागा अपने दाहिने हाथ पर बांध लो, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी रक्षा तभी करेगा जब तुम हिम्मत नहीं खोओगे। खजूरी के खंडहर में जो हुआ, उसकी सच्चाई जानने के लिए तुम्हें वापस वहीं जाना होगा। मुकेश ने पहले तो खजूरी वापस जाने से मना कर दिया, लेकिन हर दिन उसे और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। कभी उसके कमरे में दरवाजे अपने आप खुलने लगते, तो कभी रात को उसकी ऑटो स्टार्ट हो जाती। आखिरकार उसने रवि के साथ खजूरी वापस जाने का फैसला किया। भाई, मैं तेरे साथ हूं, कुछ भी हो हम इसका हल निकालेंगे, रवि ने उसे भरोसा दिलाया। दोनों रात के 10 बजे खजूरी के खंडहर पहुंचे। खंडहर वैसा ही सुनसान और डरावना था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। दोनों को लगा जैसे किसी ने उनकी पीठ पर नजरें गड़ा दी हों। बाबा ने कहा था कि हमें सच्चाई जाननी होगी, लेकिन वो सच्चाई है क्या? रवि ने पूछा। मुकेश ने खंडहर की दीवारों को ध्यान से देखा। वहां वही अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। अचानक एक दीवार पर खून से लिखा हुआ कुछ दिखाई दिया। वो देख, मुकेश ने चिल्लाया। दीवार पर लिखा था, तुम्हारा अंत यहीं होगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, खंडहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। रवि ने टॉर्च निकाली और दरवाजे के अंदर झांका। वहां एक पुराना कमरा था, जिसमें कई टूटी हुई मशीनें और जमीन पर गिरे कंकाल पड़े थे। भाई, ये जगह तो सच में शापित है, रवि ने कहा। तभी कमरे के अंदर से वही औरत बाहर निकली, लेकिन इस बार उसके साथ और भी आत्माएं थीं। तुम लोग यहां क्यों आए हो? औरत ने कड़क आवाज में पूछा। हम सच जानने आए हैं। हमें पता है कि तुम्हें यहां मारा गया था, लेकिन हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, मुकेश ने डरते डरते कहा। औरत कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो तुम्हें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने मुझे मारा। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी। मुकेश और रवि ने उस औरत की बात मानी। उन्होंने पुलिस थाने जाकर खजूरी कारखाने की पुरानी फाइलें देखीं। उन्हें पता चला कि 20 साल पहले सुनीता नाम की एक औरत को कारखाने के मालिक ने लालच में मार डाला था, लेकिन वो मामला दबा दिया गया था। भाई, ये तो बड़ा खेल था। उस औरत को न्याय नहीं मिला, इसीलिए उसकी आत्मा अब तक परेशान है, रवि ने कहा। हमें कुछ करना होगा। अगर हमने उसे न्याय नहीं दिलाया तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगी, मुकेश ने जवाब दिया। दोनों ने कारखाने के पुराने मालिक को ढूंढा और उसके खिलाफ सबूत जुटाए। उन्होंने पुलिस को सब कुछ बताया। कुछ हफ्तों के बाद कोर्ट ने उस पुराने मालिक को दोषी ठहराया।
ये खबर सुनकर मुकेश और रवि ने खजूरी जाकर सुनीता की आत्मा को बताया। खंडहर में एक आखिरी बार वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि शांति थी। तुम दोनों ने मुझे न्याय दिलाया, अब मैं मुक्त हो रही हूं, उसने कहा। मुकेश ने खजूरी की ओर देखा। वहां अब शांति थी। खंडहर की हवा अब भूतियां नहीं लग रही थी। शायद ये सब कुछ मुझे सिखाने के लिए हुआ था, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी ऑटो स्टार्ट की, पीछे की सीट पर किसी की धीमी हंसी गूंज उठी। खजूरी की घटना को 3 महीने बीत चुके थे। मुकेश ने सोचा था कि सुनीता की आत्मा को शांति मिलने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक बार जो डर इंसान की रगों में समा जाए वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। मुकेश को अक्सर अजीब सपने आते थे। उन सपनों में वो खजूरी के खंडहर में होता था, जहां हर तरफ आग लगी होती और सुनीता की आत्मा रो रही होती। उस रात जब वो अपने छोटे से कमरे में लेटा हुआ था, उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के अंदर चल रहा है। कौन है? उसने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने उठकर पूरे कमरे का मुआयना किया, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं दिखा। उसने खुद को समझाया, मुकेश, ये सब तेरे मन का वहम है, अब सब ठीक है। अगली सुबह मुकेश ने रवि को फोन किया। भाई, मुझे लगता है कि सब कुछ अब भी खत्म नहीं हुआ। हमें खजूरी वापस जाना होगा। सुनीता के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कहानी का हिस्सा था। रवि ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसने कहा, अगर ये तेरे डर को खत्म करने का तरीका है तो मैं तेरे साथ हूं। चल, खजूरी चलते हैं। दोनों खजूरी के खंडहर पहुंचे। इस बार वो पहले से ज्यादा सुनसान और भयानक लग रहा था। हवा में सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। खंडहर के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर और भी ज्यादा खून के निशान उभर आए थे। अचानक उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। भाई, ये आवाज कहां से आ रही है? रवि ने पूछा। मुकेश ने इशारा किया और दोनों उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कई आत्माएं जमा थीं। वो आत्माएं चीख रही थीं, रो रही थीं और मदद मांग रही थीं। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, उनकी आवाजें गूंजने लगीं। मुकेश ने डरते हुए कहा, तुम सब कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? एक आत्मा ने कहा, हम वो लोग हैं जिनकी यहां बर्बरता से हत्या की गई। कारखाने के मालिक ने हमें लालच और धोखे से मारा। हमारी आत्माएं अब तक शांति की तलाश में है। मुकेश ने पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूं? तभी सुनीता की आत्मा वहां प्रकट हुई। तुम्हें इन सब की कहानियां बाहर ले जानी होंगी। अगर लोग इनकी सच्चाई जानेंगे तो इनकी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। अगले कुछ दिनों में मुकेश ने खजूरी कारखाने से जुड़े सभी दस्तावेज जुटाए। उसने उन मजदूरों की कहानियां बाहर निकालने की ठानी। रवि ने उसकी हर संभव मदद की। मुकेश ने मीडिया और पुलिस तक सारी जानकारी पहुंचाई। धीरे धीरे खजूरी कारखाने का सच सबके सामने आया। कारखाने के पुराने मालिक और उनके साथ जुड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकेश ने एक बार फिर खजूरी के खंडहर का रुख किया। उसने देखा कि वहां की हवा अब पहले जैसी भारी नहीं थी। सुनीता और बाकी आत्माएं सामने आईं। तुमने हमें न्याय दिलाया मुकेश। अब हम इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। सुनीता मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। बाकी आत्माएं भी रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गईं। मुकेश ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब उसका संघर्ष खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही वो अपनी ऑटो में बैठा, उसे शीशे में एक नई परछाई दिखाई दी। इस बार परछाई उसकी खुद की थी और वो मुस्कुरा रही थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।